स्वागत है सभी का द्रोणाचार्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं हिमांशु कश्यप। जैसे कि आप जानते हैं, आज बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की क्लास है, जिसमें हम बात करेंगे पियाजे की, कोहलबर्ग की और वाइगोत्स्की की। तो पूरी क्लासेस एक ही वीडियो में नहीं होंगी, इसके लिए आपको हम 3 वीडियो देंगे, जिसमें पहले वीडियो में पियाजे के बारे में बताएंगे और दूसरे वीडियो में हम कोहलबर्ग के बारे में और तीसरे वीडियो में हम वाइगोत्स्की के बारे में बताएंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम पियाजे के बारे में। हम पियाजे के बारे में अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, साथ में हम प्रैक्टिस भी करेंगे। अगर मान लीजिए आपने तीनों वीडियो देखेंगे तो आपका 3 से 4 नंबर, 5 नंबर कभी कभी भी आता है एग्ज़ाम में, तो आपका ये कंप्लीट होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम पियाजे से। तो बात करते हैं हम जीन पियाजे की। तो जीन पियाजे का जन्म हुआ था 1896 में स्विट्ज़रलैंड में। तो ये स्विट्ज़रलैंड के एक मनोवैज्ञानिक हैं। तो जीन पियाजे ने अपनी अवधारणा दी थी संज्ञानात्मक विकास के बारे में। तो संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? इसके अंतर्गत संवेदन आता है, प्रत्यक्षण आता है, प्रतिमा आती है, धारणा आती है, समस्या समाधान आता है, चिंतन और तर्कणा आती है। अगर इन सबको हम मिला दें तब क्या बनता है? हमारा संज्ञानात्मक विकास बनता है। पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के लिए बच्चों को सैद्धांतिक रूप से अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि बच्चे क्या होते हैं, एक अवस्था के अनुसार चरणों में चीज़ों को सीखते हैं, उनमें परिपक्वता आती है। साथ में इन्होंने देखा कि इनकी जो परिपक्वता होती है वो जैविक परिपक्वता होती है। तो इन्होंने जैविक परिपक्वता को काफ़ी ध्यान दिया है। नोटिस कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में कई बार आया हुआ है कि जीन पियाजे ने जैविक परिपक्वता को, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन को काफ़ी ध्यान दिया है। इन्होंने क्या कहा था, जैसे जैसे बच्चा परिपक्व होता है वैसे वैसे बच्चे का जो संज्ञानात्मक स्तर है वो बढ़ता है। तो इन्होंने इस परीक्षण के लिए क्या किया, इन्होंने पेरिस में कुछ बच्चों का परीक्षण किया और पाया कि जो उनके गुण हैं वो बड़ों से काफ़ी गुणात्मक रूप से अलग हैं। इनका मानना था कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है वैसे वैसे बच्चों में गुणों में, या उनके जो मस्तिष्क की बात करें, दिमाग की बात करें, मस्तिष्क में सही संपत्ति बना लेते हैं। तो जैसे जैसे बच्चा परिपक्व होगा वैसे वैसे अपने मस्तिष्क में वो जो उसका कॉन्सेप्ट होगा, संपत्ति होगा, बना लेगा। जैसे एग्ज़ाम्पल की बात करते हैं, तो जब बच्चों से किसी भी वस्तु के गुण के बारे में पूछा जाता है तब बच्चे अपनी अहम केंद्रता के अनुसार उसके बारे में उत्तर ही बता पाते हैं जितना उनके संज्ञान में होता है। मतलब क्या है, अगर हम कुछ बच्चों से पूछते हैं तो उसके बारे में उतना ही बता पाते हैं जितना कि उनके दिमाग में होता है या उनके संज्ञान में होता है। धीरे धीरे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है, बच्चा अपनी भ्रांतियों को या अपने कन्फ्यूज़न को धीरे दूर करता है और परिपक्वता आज के अंदर आती रहती है। तो ये बात होती है किसकी? जैविक परिपक्वता की। आगे बात करते हैं हम भौतिक संसार की। तो पियाजे ने कहा है कि जब बच्चा होता है भौतिक संसार से सक्रिय रचनावादी या सक्रिय वैज्ञानिक बनता है। इन्होंने, पियाजे ने भी कहा था कि बच्चे क्या होते हैं, सक्रिय वैज्ञानिक होते हैं या अन्वेषक होते हैं, जिसके कारण बच्चे अपने वातावरण के साथ क्या करते हैं, अनुकूलन करते हैं। आगे बात करते हैं पियाजे ने क्या कहा हुआ है। तो पियाजे ने कहा हुआ है, बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना स्वयं करते हैं। तो ये बात होती है पियाजे की। आगे बढ़ते हैं हम, आगे बात करते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे में अपनी दुनिया के बारे में लगभग सभी सूचनाएं, सभी अन्वेषण और सभी निर्माण करते हुए प्राप्त करते हैं। इसीलिए संज्ञानात्मक विकास को क्या कहते हैं, निर्माणवादी उपागम भी कहते हैं। तो अगर किसी उपागम में सूचनाओं के बारे में दिया गया है, अन्वेषण के बारे में दिया गया है और निर्माण के बारे में दिया गया है, तो उसे हम क्या कहते हैं, निर्माणवादी उपागम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे बात होती है संप्रत्यय की। तो इन्होंने संप्रत्यय को कैसे डिफाइन किया उसके बारे में बात करेंगे। तो इन्होंने संप्रत्यय को स्टार्टिंग में बात करेंगे अनुकूलन की। तो अनुकूलन को इन्होंने 2 भागों में बांटा। पहला है क्या, आत्मसात्करण, और दूसरा क्या है, समायोजन है। काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा, बच्चे काफ़ी गलती करते हैं इसमें। तो अनुकूलन क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना ही क्या होता है, अनुकूलन होता है। तो अनुकूलन में क्या होता है कि बच्चे के साथ सामंजस्य करने की जन्मजात प्रवृत्ति पाई जाती है। और पियाजे ने इस अवस्था को या अनुकूलन की प्रवृत्ति को 2 भागों में बांटा है। पहला क्या है,
आत्मसात्करण है और समायोजन है। अब पहली बात करेंगे हम आत्मसात्करण की या समावेशन की या एसिमिलेशन की। तो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि पूर्व ज्ञान में अगर हम नए ज्ञान को या नवीन ज्ञान को जोड़ते हैं तो क्या कहलाता है, आत्मसात्करण कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई सुधार की बात नहीं होती है, कुछ परिवर्तन की बात नहीं होती है, कुछ संशोधन की बात नहीं होती है। सिर्फ बात इतनी होती है कि बच्चा पूर्व ज्ञान के साथ में नए ज्ञान को जोड़ रहा है, मतलब आत्मसात कर रहा है, नई चीज़ों को सीख रहा है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ज्ञान का अर्जन ही क्या है, आत्मसात्करण है या समावेशन है। उदाहरण लेते हैं हम, जब एक बच्चा पहली बार काले रंग के कुत्ते को देखता है तो वह अपने स्कीमा में यानी कि ज्ञान में सूचना ग्रहण करता है कि सभी कुत्ते काले रंग के होते हैं। परंतु जब वह सफ़ेद रंग का कुत्ता देखता है तो वह अपने स्कीमा में सूचना ग्रहण करता है कि कुत्ते काले रंग के नहीं होते हैं, सफ़ेद रंग के या अन्य दूसरे रंगों के भी हो सकते हैं। तो ये क्या हुआ, उसने अपनी स्कीमा में उसको ऐड कर लिया, जोड़ दिया। इस तरह बच्चे पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ देते हैं। यहाँ पर काला रंग क्या हुआ, पूर्व ज्ञान हुआ, और सफ़ेद रंग उसका नया ज्ञान हुआ। तो ये बात हुई किसकी, आत्मसात्करण या समायोजन की या समावेशन की। अब हम बात करेंगे समायोजन की। तो समायोजन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जब बच्चा अपने पुराने स्कीमा में परिवर्तन करता है। यहाँ पे बात होती है किसकी, परिवर्तन की, संशोधन की, परिमार्जन की। मतलब क्या है, बच्चे के जो पहले के थॉट्स थे उनको वो चेंज करेगा, उनमें परिवर्तन लाएगा, फिर नवीन ज्ञान को जोड़ेगा। तब यहाँ पे क्या होता है, समायोजन होता है। वो अपने आप को क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है। जैसे बात करते हैं हम, जब बच्चा अपने पुराने स्कीमा में परिवर्तन कर देता है तो यह समायोजन की अवस्था में होता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एक बच्चे के स्कीमा में यह सूचना है कि कुत्ते की 4 टांग होती हैं, तो वह अपने आप में अनुमान लगा लेता है कि सभी 4 टांगों वाले जो पशु होंगे वो क्या होंगे, कुत्ते होंगे। परंतु जब वह बिल्ली को देखता है, अनुमान लगाता है कि इसकी भी 4 टांग है लेकिन ये कुत्ते से काफ़ी अलग है, तो वो सोचती है क्या कि वो अपने बिल्ली का जो ज्ञान है, बिल्ली की जो सूचना है, अपने अंदर आत्मसात कर लेती है, साथ में अपने पूर्व ज्ञान को संशोधित करती है कि 4 टांगों वाले जो भी जीव होगा, पशु होगा, वो कुत्ते के साथ साथ बिल्ली भी हो सकता है या अन्य कोई जीव भी हो सकता है। तो ये बात होती है किसकी, समायोजन की। आगे हम बात करते हैं स्कीमा की। तो स्कीमा तो काफ़ी इजी होता है। स्कीमा का अर्थ होता है सूचना या फिर सूचना का ढांचा। तुम ये कह सकते हैं सूचनाओं के सांचे को या ढांचे को हम स्कीमा कहते हैं। स्कीमा हम एक तरीके से ज्ञान को भी बोल सकते हैं। पियाजे के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की वस्तुओं, व्यक्तियों और जीवन परिस्थितियों के साथ व्यवहार करते समय अपना खुद का ढंग होता है, उसे क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। मतलब कि कोई भी व्यक्ति है तो व्यक्ति की जो वस्तुएं होती हैं और व्यक्तियों की जीवन परिस्थितियां होती हैं और उनका व्यवहार होता है और ख़ुद को इसमें ढालना होता है, तो जो परिस्थितियां होती हैं कैसे खुद को डालता है, ये स्कीमा के द्वारा ही करता है, जो कि उसका ज्ञान होता है। अब बात करते हैं साम्य धारण की। तो साम्य धारण क्या होता है, साम्य धारण अगर हम ये कहें तो समावेशन और समायोजन की या आत्मसात्करण और समायोजन की बीच की कड़ी होती है। एग्जाम्पल लेते हैं, साम्य धारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक आत्मसात्करण तथा समायोजन की प्रक्रिया के बीच संतुलन कायम करता है। जब बच्चा कोई नया काम करता है तो उसकी मानसिक प्रक्रिया असंतुलित हो जाती है। इसे दूर करने के लिए वह आत्मसात्करण और समायोजन दोनों का सहारा लेता है, जिसे क्या कहते हैं, साम्य धारण कहते हैं। आगे हम बात करेंगे संज्ञानात्मक संरचना की। तो संज्ञानात्मक संरचना क्या होती है, बच्चे के मानसिक संगठन या क्षमताओं को संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। मतलब बच्चे के जो भी मानसिक संगठन है या उसकी मानसिक क्षमता है, उसको हम क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। आगे हम बात करते हैं मानसिक संक्रिया की। जब कोई बच्चा किसी काम को पूरा करने के लिए चिंतन करता है तो उसे मानसिक संक्रिया कहते हैं। मतलब बच्चा कोई भी कार्य को करने के लिए चिंतन कर रहा है तो उस चिंतन को ही हम क्या कहते हैं, मानसिक संक्रिया कहते हैं। मानसिक संक्रिया के माध्यम से हम किसी समस्या समाधान पर चिंतन करते हैं।
तो ये बात हुई मानसिक संक्रिया की या पूरे कॉन्सेप्ट की जो कि पियाजे ने दिया था। आगे हम बात करेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं की, जो कि 4 प्रकार की हैं या 4 अवस्थाएं हैं। पहला है संवेदी प्रेरक अवस्था, उम्र याद रखिएगा इसकी 0 से 2 वर्ष। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। तीसरा है स्थूल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। अगला है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। तो शुरुआत करते हैं हम पहली अवस्था से। पहली अवस्था है संवेदी प्रेरक अवस्था 0 से 2 वर्ष। तो नाम से ही जाहिर है बच्चा अभी काफ़ी छोटा है, वो 0 से 2 वर्ष का ही है। वो अपनी संवेदी प्रेरक या फिर ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखने का प्रयास करता है, वस्तुओं को देखकर, सूंघकर, है ना, या फिर अपने कान से, आँख से चीज़ों को निरीक्षण करता है और सीखता है। तो बात करते हैं हम संवेदी प्रेरक अवस्था की। इस अवस्था की आयु 0 से 2 वर्ष तक होती है। इसमें बच्चा अपने कान, आँख, नाक से निरीक्षण करके सीखता है। वह अपने संवेदी प्रेरक उपकरणों या ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है और इस अवस्था में बच्चे क्या करता है, वस्तु का स्थायित्व करता है। तो हम बात करते हैं वस्तु स्थायित्व क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसको कि वस्तु स्थायित्व जो है संवेदी प्रेरक अवस्था का गुण है। जानते हैं इसके बारे में। जब बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप यानी कि प्रिंट को बनाना शुरू कर देता है तो क्या होता है, वस्तु का स्थायित्व होता है। इसके कारण बच्चा छिपी हुई वस्तुओं को निकालने के लिए सक्षम हो जाता है। जैसे कि क्या है, एक बच्चा खेल रहा है खिलौने को, आपने खिलौने को उठाया और एक कपड़े के नीचे ढक के रख दिया, तो अब क्या है, अगर वो कपड़ा के नीचे उसको दिखाई देगा उभरा उभरा तो जान जाएगा कि इसके नीचे हमारा खिलौना है और उसको जाके कपड़ा को हटा के ढूंढ लेगा। तो ये क्या होता है, ये होता है वस्तु स्थायित्व की, ऑब्जेक्ट परमानेंस की, कि वस्तु के बारे में वो जानकारी रखता है और उसको ढूंढ सकता है। अब बात करते हैं इसकी विशेषता की। तो क्या विशेषता होती है इसकी, इस अवस्था में बच्चा अपनी संवेदी प्रेरकों या ज्ञानेंद्रियों को महसूस करता है और उससे सीखने का प्रयास करता है। बच्चों में वस्तु स्थायित्व उत्पन्न हो जाती है। इस अवस्था में बच्चे वस्तुओं की पहचान करना सीखने लगते हैं, किसी चीज़ को पकड़ना भी सीखते हैं, साथ में मुंह में डालकर उसके बारे में अध्ययन करते हैं। और इस अवस्था में बच्चा हंसने और रोने की प्रवृत्ति दोनों ही विकसित हो जाती है। तो ये बात हुई संवेदी प्रेरक अवस्था की, याद रखिएगा, इसमें से एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है। आगे हम बात करेंगे प्राक संक्रियात्मक अवस्था की, जो कि 2 से 7 वर्ष की होती है। इसके बारे में बात करते हैं हम प्राक संक्रियात्मक अवस्था की, जिसमें स्टार्टिंग में बात होती है सबसे पहली जीववाद। ये जीववाद क्या होता है, जीववाद मतलब होता है एनिमिज्म। जब बच्चे अपने चारों तरफ की चीज़ों को सजीव मानता है तो वह जीववाद की अवस्था कहलाती है। जीववाद मतलब होता है कि सभी चीज़ों को जीव मानना। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए गाड़ी ख़राब हो गई है तो बच्चा क्या कहता है कि गाड़ी बीमार है ना, भले जानता नहीं है, उसको सजीव मानता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई किसी को या कोई वस्तु को पीटता है तो कहता है नहीं इसको मारो नहीं, इसको दर्द हो रहा है। तो ये क्या होता है, जीववाद होता है। आगे बात करते हैं अहम केंद्रिता की, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ये प्राक संक्रियात्मक अवस्था का गुण है। अहम केंद्रिता का अर्थ होता है ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म का अर्थ होता है जब बच्चा यह मानना शुरू कर देता है कि जो मैं सोच रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, सब ठीक है और मेरे लिए ही हो रहा है। मतलब अहम केंद्रिता का अर्थ होता है कि बच्चा स्वयं के लिए सोचता है। जैसे मान लीजिए वो बाहर निकला, घूम रहा है, तो उसने देखा कि मैं चल रहा हूँ तो सूर्य चल रहा है, मैं रुक गया तो सूर्य रुक गया, तो उसका लगता है कि सूर्य अगर चल रहा है तो मेरे लिए चल रहा है और मेरे लिए रुक रहा है। दूसरी बात करते, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जब राम के पापा ने राम को फ़ोन किया, है ना, तो उससे पूछा उसने कि आपकी मम्मी कहाँ है, तो पूछा घर में है कि नहीं, तो उसने कहा उसने सिर हिलाया अपना, तो सिर हिलाया तो उसके पिता ने दोबारा उससे पूछा तो दोबारा भी उसने सिर ही हिलाया। तो इससे ये पता चलता है कि बच्चा जो है अहम केंद्रिता के अंतर्गत है। उसको लगता है कि सिर हिलाने का मतलब क्या होता है, हाँ होता है ना। तो उसको नहीं पता है कि ये चीज़ें तभी संभव है जब इंसान क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है, लेकिन वो क्या करता है, सिर हिलाता है। तो ये क्या होता है, अहम केंद्रिता होता है। बच्चा सोचता है कि जो मैं कर रहा हूँ वही सही है और सभी चीज़ें जो हो रही हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं। तो ये होता है अहम केंद्रिता। आगे हम बात करते हैं केंद्रीकरण की। तो केंद्रीकरण क्या होता है,
जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल किसी विशेष वस्तु पर या किसी विशेष विशेषता पर बल देता है तो उसको बोलते हैं केंद्रीकरण। केंद्रीकरण क्या है? मान लीजिए बच्चे के पास कोई खिलौना है, उसमें बहुत सारी खामियां हैं, कमियां हैं, लेकिन बच्चा क्या है, उसकी सिर्फ एक विशेषता को मानकर उसको रखता है और उसके साथ खेलने का प्रयास करता है, तो ये केंद्रीकरण होता है। मतलब कि सभी अवगुणों को छोड़कर, सभी विशेषताओं को छोड़कर पर्टिकुलर एक विशेषता पर बल देना, ध्यान देना ही क्या होता है? केंद्रीकरण होता है। अगला दिया गया है, अगला है अपलटावी गुण यानी कि इरिवर्सिबिलिटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इस अवस्था में बच्चा वस्तुओं को, संख्याओं को उलटना पलटना नहीं सीख पाता, अतः इस अवस्था को अपलटावी गुण कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने कहा कि 2 + 2 4 होता है, तो बच्चा 2 + 2 4 तो बता लेगा, लेकिन बाद में उससे हम पूछेंगे भाई कि ये 4 कैसे आया, तो वो पलट के नहीं बता पाएगा कि हमने 2 और 2 जोड़ा था और 4 आया था। तो ये होता है अपलटावी गुण यानी कि इरिवर्सिबिलिटी। एग्जाम में कई बार आया हुआ, इसको नोट कर लीजिएगा। ये प्राक संक्रियात्मक अवस्था का गुण है। आगे आप जानते ही हैं, अगला है प्रत्यक्षात्मक चिंतन। ये क्या होता है? ये लगभग 4 वर्ष की आयु में उत्पन्न होता है। तो 4 वर्ष की आयु में बच्चों में प्रतीकात्मक और पूर्वधारणात्मक चिंतन विकसित हो जाता है। प्रत्यक्षात्मक चिंतन का अर्थ क्या होता है कि बच्चे अपने दिमाग की सभी चीज़ों का मानचित्र बना लेते हैं, मैपिंग कर लेते हैं। तो ये बात होती है प्रत्यक्षात्मक चिंतन की। आगे बात करते हैं चिंतन में यथार्थता की। नोट करते रहिएगा। बच्चे अपनी कल्पनाओं को खुद के ही स्वप्नों में खोए रहते हैं, रहने वाली योग्यता के वास्तविक मानना शुरू कर देते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि चिंतन में यथार्थता आ जाती है। तो यह बात होती है चिंतन की। बच्चे में क्या है, चिंतन का गुण विकसित होने लगा है। आगे हम बात करते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे का चिंतन है ये मूर्त नहीं होगा। ठीक, अब यहाँ मूर्त की चिंतन की बात नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे है हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष के बीच में होती है। यहाँ बच्चे का जो चिंतन होगा वो कैसा होगा? मूर्त होगा। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई वस्तुओं का चिंतन करता है, मतलब जो चीज़ें उसके सामने हैं उसके बारे में ही वो चिंतन करेगा। बालक ठोस वस्तुओं के आधार पर आसानी से मानसिक संक्रियाएं करके समस्या का समाधान करता है। मतलब जो भी चीज़ें उसके सामने हैं उसके आधार पर ही वो समस्या का समाधान करता है। परंतु यदि उन वस्तुओं को हम ना देकर उसके बारे में शाब्दिक कथन तैयार करेंगे तो बच्चा क्या है, समस्याओं को हल नहीं कर पाएगा। मतलब उसके अंदर अभी अमूर्त चिंतन या अनौपचारिक चिंतन नहीं है। उसका चिंतन कैसा है? मूर्त संक्रियात्मक चिंतन है। मतलब जो वस्तुओं को देखेगा और चिंतन करेगा। अब बात करते हैं बच्चे में पलटावी गुण विकसित हो जाता है। अब बच्चा क्या है, उसका चिंतन थोड़ा प्रबल हो जाता है। अगर हमने 2 और 2 जोड़ के उसको 4 सिखाया तो बता देगा वो कि 4 कैसे आया है, 4 2 और 2 को जोड़ के आया है। तो ये होता है क्या? पलटावी गुण। जब बच्चा यह समझता है कि कोई भी संख्या परिवर्तित हो सकती है परंतु वह वास्तविकता में एक समान रहती है, उसको इस संप्रत्यय को ढालना सीख जाता है और इसके मूल्य के बारे में भी जानता है। तो ये क्या होता है? पलटावी गुण होता है, रिवर्सिबिलिटी होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला है संरक्षण। तो संरक्षण क्या होता है? किसी वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन को उस वस्तु के तत्व में एलिमेंट में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता को क्या कहते हैं? संरक्षण कहते हैं। इसमें बच्चा वस्तु के भौतिक आकार, उसकी क्षमता, उसकी ऊंचाई के बारे में जान लेता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं। जब एक बच्चे ने समान आकार वाले बीकर में समान स्तर तक पानी डाला तो उसने देखा कि पानी का स्तर क्या है? समान है। मतलब क्या है, 2 बीकर रखे हैं, समान स्तर के हैं। तो इसने एक में पानी डाला, फिर दूसरे में पानी डाला, देखा कि इस दोनों का स्तर क्या है? समान है। जब उसने ये एक बीकर का पानी दूसरे पतले बीकर में रखा तो पतले बीकर में क्या होगा? उसका स्तर बढ़ जाएगा। तो उसने देखा कि जो बीकर का जो स्तर है वो बढ़ गया है। लेकिन अब बाद में ये भी वो जान जाएगा कि दोनों की मात्रा क्या है? समान है। ये होता है क्या? संरक्षण होता है। आगे हम बात करते हैं तीसरा वाला, मूर्त अवस्थाओं या वस्तुओं का तार्किक चिंतन। इस अवस्था में बच्चा केवल सामने रखी हुई वस्तुओं के ऊपर ही चिंतन करने में समर्थ होता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं।
जिस रास्ते से हम बच्चे को रोज़ाना स्कूल लेकर जाते हैं, उस रास्ते पर आज भी ट्रैफिक होने के कारण हमने रास्ता दूसरा लिया, तो बच्चा उलट पलट के कारण समझ जाता है कि दोनों रास्तों कहाँ जाते हैं, स्कूल की तरफ जाते हैं। मतलब कि बच्चे को क्या है, पहले एक रास्ते से लेके जाते थे, वहाँ पर ट्रैफिक था तो दूसरे रास्ते से उसको ले जाया गया, तो बच्चा जान गया कि नहीं, रास्ता भले ही अलग है लेकिन हमें जाना कहाँ है, स्कूल है। इसके अंदर ये चिंतन आ जाता है। अगला काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आत्म केंद्र या अहम केंद्रिता को छोड़ना। अब बच्चा बड़ा हो गया है, 7 साल से 11 साल के बीच में है, तो वो अपने अहम केंद्रिता के गुण को छोड़ देता है और आत्म केंद्रित हो जाता है। बात करते हैं इस अवस्था की। इस अवस्था में बच्चा यह बात समझ जाता है कि कहीं सारी बात सही है या कहीं कुछ बात गलत भी हो सकती हैं। जबकि पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में बच्चा जानता था कि जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, बाकी सब क्या था, गलत है। लेकिन बच्चा यहाँ जानता है कि कुछ चीज़ें सही भी हैं और कुछ चीज़ें गलत भी हैं। इस अवस्था में बच्चा क्या है, अहम केंद्रिता को छोड़ देता है। आगे हम बात करते हैं वस्तुओं के वर्गीकरण की और सामूहिकरण की। याद रखिएगा कि वस्तुओं का वर्गीकरण और सामूहिकरण मूल संज्ञानात्मक अवस्था की विशेषता है। इस अवस्था में बच्चा वस्तुओं का वर्गीकरण, उनका समूह बनाना तथा उनको क्रम में लगाना, ये सब क्या है, वो सीख जाता है। आगे है विकेंद्रण। जब बच्चा किसी भी वस्तु की एक विशेषता के बारे में ना सोचकर उसके अलग अलग पहलुओं के बारे में सोचता है ना। तो हमने इसके पहले वाली अवस्था में पढ़ा था कि बच्चा क्या था, एक ही वस्तु पर केंद्रित होता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, वो एक गुण को छोड़कर सभी गुणों को सोचेगा, है ना। ये नहीं है किसी एक ही चीज़ पर केंद्रित है, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे बच्चे का क्या होगा, विकेंद्रण होगा, डिसेंटरिंग होगी। आगे बात करते हैं आगमनात्मक तर्कणा की। तो आगमनात्मक तर्कणा का अर्थ होता है कि उदाहरण को सामने रखते हुए उसके ऊपर तर्क वितर्क करना। यहाँ पे बात होगी उदाहरण की। अतः जब बच्चे उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्कणा लगाते हैं, तर्कणा करते हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं, आगमनात्मक तर्कणा कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं। यदि बच्चे को बोला जाए कि पेड़ हमारे जीवन के लिए काफ़ी उपयोगी है या नहीं, तो बच्चा कहता है कि हाँ, उपयोगी है। अब साथ में इसका एग्जाम्पल भी देगा कि हमें पेड़ों से छाया मिलती है, पेड़ से हमें फल मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, वो समझाने का प्रयास करेगा अपने एग्जाम्पल के द्वारा। तो ये क्या होता है, आगमनात्मक तर्कणा होती है। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगली चौथी स्टेज या आखिरी स्टेज है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब बच्चा क्या है, इस अवस्था में 11 से 15 वर्ष के बीच में होता है। तो इस अवस्था में बालक क्या है, अब मूर्त संक्रिया को छोड़कर अमूर्त संक्रिया करता है। औपचारिक को हम बोलते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब इसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहला क्या है हमारा, उच्च स्तरीय संतुलन। तो समस्याओं का तार्किक रूप से हल निकाल लेता है और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अनुसार बच्चा क्या है, चिंतन को अमूर्त रूप से हल करता है। मतलब अगर समस्या उसके सामने नहीं है, समस्या शब्दों के माध्यम से है, तो भी उसको क्या करेगा, वो हल कर लेगा। अगला है समझ का स्थानांतरण। इस अवस्था में किशोर अपनी समझ या अनुभव को एक स्थिति से दूसरी स्थिति में स्थानांतरण करना भी सीख जाता है। मतलब क्या है कि अगर एक स्थिति से, एक अनुभव से उसने कुछ सीखा, तो वो दूसरी स्थिति में उसको अप्लाई कर सकता है। ये होता है क्या, समझ का स्थानांतरण। आगे बात करते हैं अमूर्त नियमों का प्रयोग करने की योग्यता। ये क्या होता है, इस अवस्था में किशोर समस्याओं का समाधान करने के लिए अमूर्त नियमों का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, अमूर्त नियमों का प्रयोग करते हैं। इसी वजह से इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। अब अंतिम पॉइंट की बात करेंगे हम, निगमन तर्कणा की। इससे पहले की अवस्था में हमने क्या सीखा था कि बच्चे की जो तर्कणा थी वो आगमनात्मक थी, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगी, निगमनात्मक तर्कणा हो जाएगी। इसके बारे में बात करते हैं हम। तो बच्चा क्या है, अब उदाहरण के माध्यम से चीज़ों को सीखेगा, साथ में क्या करेगा, निगमन भी करेगा, नियमों को भी जानेगा। बात करते हैं। तो परिकल्पना का अर्थ होता है किसी चीज़ के बारे में लगभग सही का अनुमान लगा लेना, और निगमन तर्कणा का अर्थ होता है नियमों के ऊपर चिंतन करना। अर्थात हम
सीधे सीधे यह कह सकते हैं कि जब बच्चे नियमों से संबंधित परिकल्पनिक तर्क लगाते हैं तो यह परिकल्पनिक तर्कणा या परिकल्पनिक निगमन तर्कणा कहलाती है। जब किशोर किसी समस्या में उलझ जाते हैं तो यह समस्या से निकलने के लिए वे बहुत सारी परिकल्पनाएं करते हैं तथा बाद में उनका व्यवस्थित परीक्षण करते हैं। मतलब क्या है, अगर बच्चा एक समस्या में फंस गया है तो प्रयास करेगा, कई परिकल्पनाएं लगाएगा और निकलने का प्रयास करेगा। निगमनात्मक तर्कणा सामान्य से विशेष की ओर होती है। ध्यान दीजिएगा, जो निगमनात्मक तर्कणा होती है क्या होती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है, क्योंकि सामान्य जो नियम होते हैं वो सामान्य होते हैं, बाकी जो उदाहरण होते हैं वो विशिष्ट होते हैं। उदाहरण की बात करते हैं हम। गणित के प्रश्न हल करते समय हम प्रश्न को दिमाग में हल कर लेते हैं। जब हम उस प्रश्न को हल करते रहते हैं तो उससे पहले नियमों की परिकल्पना करते हैं कि कौन से नियम से उसका हल निकलेगा। अगर एक नियम से नहीं निकलता है तो हम दूसरे नियम को लगाते हैं और इस प्रकार हम अपनी परिकल्पना को सीखते हैं और हम प्रश्न का हल निकालते हैं। तो ये बात हुई जीन पियाजे की और उसके सिद्धांतों की। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था ये। मान लीजिए कि आज के टॉपिक से आपको 1 से 2 प्रश्न जरूर मिलेंगे एग्ज़ाम में। अब हम बात करते हैं किसकी, प्रैक्टिस की, क्योंकि जानते हैं प्रैक्टिस से ही चीज़ें क्या होती हैं, स्थायी होती हैं। तो बात करते हैं हम पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे क्या होते हैं। तो पहला विकल्प है, ज्ञान को सक्रिय रूप में संरक्षित करते हैं। जैसे जैसे वो दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं, अन्वेषण करते हैं। तो हमने बताया यहाँ पे कि बच्चा क्या है, अन्वेषण करता है, सक्रिय रूप से ज्ञान को सीखता है, संरक्षित करता है। तो यहाँ पे पहला विकल्प सही होगा, क्योंकि यहाँ बात हो रही किसकी, अन्वेषण की। हमने बताया था बच्चा क्या होता है, एक सक्रिय अन्वेषक होता है। तो यहाँ पे पहला विकल्प क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है। तो पहला है, बच्चे की सोच वयस्कों से निम्न होती है, ये गलत है। अगला है, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, तो ये भी गलत है भाई। अगला है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, तो मात्रात्मक नहीं होती, वो क्या होती है, गुणात्मक होती है। यहाँ पे चौथा विकल्प सही होगा कि बच्चों की जो सोच होती है वो गुणात्मक रूप से वयस्कों से क्या होती है, भिन्न होती है। आगे बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में कौन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों की विशेषता है। बात हो रही पूर्व संक्रियात्मक की, यानी कि दूसरी स्टेज की अवस्था की। तो यहाँ पे बच्चों में क्या होता है, इरिवर्सिबिलिटी होता है, अनुत्क्रमणीयता होती है। तो यहाँ पे चौथा विकल्प सही होगा, बाकी सारे विकल्प क्या होंगे, गलत होंगे। अनुत्क्रमणीयता जानते हैं, अपलटावी गुण है ना, कि बच्चा क्या है 2 2 4 सीख जाता है, लेकिन 4 कैसे बना ये नहीं सीख पाता है। तो यहाँ पे चौथा विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यवहारों में कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। यहाँ पे बात हो रही है तीसरी अवस्था की। तो आपको याद होगा तीसरी अवस्था में हमने क्या सीखा था, संरक्षण के बारे में, वर्गीकरण के बारे में, संगठन के बारे में। तो यहाँ पे क्या होगा, दूसरा विकल्प सही होगा। देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे दूसरा विकल्प सही होगा, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही संरक्षण की और समावेशन की। पहला क्यों गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही निगमन तर्कणा के साथ साथ साधनात्मक विचार की। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, इसमें पदार्थ स्थायित्व की बात हो रही, तो पहली अवस्था में होता था, ये भी गलत हो गया। और अगला क्या है, लास्ट वाले में दिया गया है अनुत्क्रमणीयता के बारे में, है ना। तो अनुत्क्रमणीयता तो दूसरी स्टेज में होता है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे दूसरा ही सही होगा, जहाँ बात हो रही किसकी, संरक्षण की। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला प्रश्न है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में पियाजे की संरचना कौन सी है। तो इसमें क्या होगा, स्कीमा होगा। बच्चे ने बताया था, पियाजे ने बताया था कि बच्चे जो भी चिंतन करते हैं, उनका जो भी ज्ञान होता है वो स्कीमा ही कहलाती है। ज्ञान की ढांचा ही क्या है, स्कीमा है। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन पियाजे के संदर्भ के अनुसार कहा नहीं जा सकता, मतलब बताना है कौन सा गलत है। तो पहला है, विकास गुणात्मक चरणों में होता है, तो बिल्कुल सही है। विकास क्या होता है, गुणात्मक चरणों में होता है, जो 4 चरणों में इन्होंने बांटा हुआ है विकास को अपने। अगला है, बच्चे अपनी
दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण खुद कर लेते हैं, है ना। बच्चे क्या होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक अन्वेषक होते हैं, ये भी सही है। निरंतर अभ्यास के द्वारा अधिगम होता है, ये विकल्प गलत है यहाँ पे। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ये भी सही है, तो यहाँ पे ये वाला गलत हो जाएगा, तीसरा वाला तो सही होगा, यही तीसरा वाला सही होगा क्योंकि गलत है। यहाँ बच्चे क्या होते हैं, निरंतर अभ्यास के द्वारा नहीं सीखते हैं, क्योंकि प्रश्न में नहीं पूछा गया था, तो यहाँ पे तीसरा वाला होगा, तो तीसरा वाला विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। तो बात हो रही स्टेज 2 की, देख लेते हैं हम। तो पहला है ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। भाई ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है बच्चा, ठीक है। आगे क्या है, प्रतीकात्मक विचार। तो बच्चे के जो विचार होते हैं प्रतीकात्मक नहीं होते हैं, ये सही हो सकता है। अहमन्यता नहीं होती है, अनुत्क्रमणिकता नहीं होती। यहाँ पे दूसरा विकल्प सही होगा कि बच्चों के जो विचार होते हैं क्या होते हैं, प्रतीकात्मक विचार नहीं होते हैं। बाकी जो तीनों विशेषता दी गई हैं ये क्या है, पूर्व संक्रियात्मक विचार की विशेषता हैं। तो पहला भी और तीसरा भी और चौथा भी क्या है, इसकी विशेषता है, जिसमें से दूसरा इसकी विशेषता नहीं होगी, तो दूसरा विकल्प क्या होगा, यहाँ पे सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो पहला है शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन करना, ये तो सही हो गया। वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन करना, ये गलत है। अगला है ईश्वरीय न्याय पर विश्वास करना, ये भी गलत है। अगला है शिक्षकों और माता पिता का पुनर्बलन, तो ये भी गलत है। यहाँ पे पहला वाला ही सही होगा 25 का, पहला कि बच्चे क्या होते हैं, पर्यावरण में सक्रिय खोजबीन करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा सही है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला है औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, जो कि क्या करता है, अनुकरण प्रारंभ करता है और कल्पनापरक खेल खेलता है। तो ये विकल्प तो गलत है, क्योंकि कल्पनापरक खेल और क्या करते हैं, अनुकरण प्रारंभ करना, तो ये पहली और दूसरी अवस्था में हो सकता है यहाँ पे, है ना। तो ये तो गलत हो गया यहाँ पे। दूसरा क्या है, सहस्रावस्था, तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने की क्षमता। तो भाई बच्चा सहस्रावस्था में है, वो तर्क नहीं लगा पाएगा, ये भी गलत हो गया। अगला है तीसरा, पूर्व संक्रियात्मक बच्चा, तो यहाँ पे निगमनात्मक विचार नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, आगमनात्मक विचार होगा, तो ये भी गलत है। अगला है मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, यानी कि वो संधारण करता है, संरक्षण करता है, साथ में वर्गीकरण करने की योग्यता रखता है, तो यहाँ पे चौथा विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। तो यहाँ पे दूसरा विकल्प सही होगा कि पियाजे के अनुसार बच्चे का जो चिंतन होता है वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। यहाँ पे दूसरा विकल्प क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक रूप से किस अवस्था में होगा। तो हमको पता था कि संवेदी गामक अवस्था में क्या था, 0 से 2 था, और इसके बाद क्या थी हमारी, कौन सी अवस्था, पूर्व संख्यात्मक अवस्था, जो कि क्या थी, 2 से 7 वर्ष थी। तो यहाँ पे हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला प्रश्न है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया, यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है, संशोधन हो रहा है, तो प्रक्रिया क्या कहलाती है। विकल्प देखते हैं हम। तो विकल्प क्या है, आत्मसात्करण। भाई आत्मसात्करण में तो ज्ञान को ग्रहण करता है, तो ये तो होगा नहीं, तो क्या बचा, समायोजन। यहाँ पे समायोजन बिल्कुल सही है, क्योंकि ज्ञान में क्या कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है, वो संशोधन कर रहा है। अगला क्या है, अगला प्रश्न है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ना। तो भाई जो जानकारी हमारे पास पहले थी उसमें हम नई जानकारी को जोड़ रहे हैं, हम कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे होगा हमारा आत्मसात्करण, है ना, एसिमिलेशन होगा, यहाँ पे बिल्कुल सही है, सी होगा, क्योंकि हम जानकारी में चीज़ों को नई जानकारी को जोड़ रहे हैं, हम कुछ परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला प्रश्न है, 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख कान हाथों से सोचते हैं, मतलब अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सोच रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जिसको हम बोलते हैं क्या, संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था को हम इंद्र जनित गामक अवस्था भी कहते हैं, इंद्र जनित गामक स्तर भी कहते हैं, ये नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सी विकल्प क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार
इंद्रियगामक यानी कि संवेदिक प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो पहला क्या है, सामाजिक मुद्दों से सरोकार। तो भाई बच्चा बहुत छोटा है, सामाजिक मुद्दों से सरोकार नहीं कर पाएगा। अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण कर सकता है। तार्किक चिंतन नहीं कर सकता है। विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण तो कर ही नहीं सकता भाई, तो थर्ड स्टेज में आता है। तो यहाँ पे दूसरा वाला ही विकल्प सही होगा, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला प्रश्न है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। जहाँ पे बात तर्क की होती है वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगी, यानी कि थर्ड स्टेज। इसको याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। जहाँ पे तर्क की बात होगी वहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मूर्त तभी होगा, मूर्त तार्किक, अगर यहाँ पे तार्किक दिया है तो साथ में मूर्त तार्किक होना चाहिए। अगर मूर्त नहीं होगा, अगर अमूर्त तार्किक होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, चौथी अवस्था हो जाएगी, यानी कि औपचारिक अवस्था हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, तीसरी अवस्था सही है। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पना के विषय में तार्किक चिंतन करता है? देखो, तार्किक चिंतन यहाँ भी कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, वो अमूर्त संकल्पना के बारे में कर रहा है। तो अमूर्त संकल्पना यानी कि औपचारिक अवस्था, यानी कि अंतिम अवस्था, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, साथ में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। यहाँ पे ए विकल्प सही होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर तार्किक चिंतन है तो दो प्रकार का होगा, मूर्त होगा या फिर अमूर्त होगा। मूर्त होगा तो मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त होगा तो अमूर्त संक्रियात्मक। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये किसने कहा था? ये पियाजे ने कहा था। यहाँ पे डी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। तो भाई बात करें हम बौद्धिक विकास की या मानसिक विकास की या संज्ञानात्मक विकास की, ये किसने दिया था? ये सिद्धांत ये दिया था पियाजे ने। पियाजे ने बताया था कि जो बौद्धिक विकास होता है 4 अवस्थाओं में होता है। तो ये हमारा जो टॉपिक था पियाजे का, ये कंप्लीट हो गया। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। इसके बाद हम आपको कोहलबर्ग के बारे में और वाइगोत्स्की के बारे में अलग अलग वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।